In this lecture, we start with definition of normalizer of an element. Suppose G is a group and A is an element of G. Then this set NA consisting of all those elements in the group G which satisfy the property that XA is same as AX, the two values are equal, is defined as normalizer of A. So remember, normalizer is always associated with an element and normalizer of A में कौन कौन से elements होंगे? G के वो elements जो A के साथ कम्यूट करते हैं. कम्यूट मतलब X के लेफ्ट A के लेफ्ट पे X से बाइनरी ऑपरेट करो या A के राइट पे X से बाइनरी ऑपरेट करो, आंसर सेम आएगा. रिमेंबर, G इज़ नॉट गिवन टू बी अबिलियन ग्रुप, इट कैन बी एनी ग्रुप. सो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कम्यूट करें. तो जो जो एलिमेंट A के साथ कम्यूट करेंगे वो सारे नॉर्मलाइजर ऑफ A में आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी प्रूव दैट दिस इज़ अ सेट ऑफ G. दिस इज़ अ सबसेट ऑफ G. इसमें जो नॉर्मलाइज़र ऑफ A है इसमें G के कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं. कौन से एलिमेंट्स हैं? जो A के साथ कम्यूट कर रहे हैं. A के लेफ़्ट पे करो या राइट पे करो बाइनरी ऑपरेट, तो आंसर सेम आ रहा है. तो ये एक सेट है. नॉर्मलाइज़र ऑफ A इज़ अ सेट एंड क्लियरली इट इज़ अ सबसेट ऑफ G. वाई? इसमें G के थोड़े से एलिमेंट्स हैं. अब अगली थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि ये जो नॉर्मलाइज़र ऑफ A है, दिस इज़ नॉट ओनली अ सबसेट ऑफ G बट इट इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G. So next we prove that suppose G is a group, A is an element of G, then normalizer of A is a subgroup of G. So what was normalizer of A? It consists of all those elements X in G such that XA is equal to AX. So first of all हम सबग्रुप कैसे प्रूव करते हैं? पहले हम प्रूव करेंगे कि नॉर्मलाइज़र ऑफ A नॉन एम्प्टी है. Normalizer of A is non-empty. Why? Because at least identity element is in the normalizer. We know that A के लेफ्ट पे E से ऑपरेट करो या A के राइट पे E से ऑपरेट करो, आंसर हमेशा A ही आता है ना. So that means E is at least one element that satisfies this property. So this means that E is in the normalizer of A. E belongs to this set NA. So normalizer of A is non-empty set. So to prove something is a subgroup, हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि how do we prove that a subset becomes a subgroup? We take two elements in the subset and we prove that first element binary operated with the inverse of second element is again in that set. It becomes a subgroup. So यहाँ भी वही करेंगे हम. I take X and Y belonging to normalizer of A and I'll prove that X Y inverse is also in the normalizer of A. Since X is in the normalizer of A, X will commute with A. That means XA is equal to AX. मैंने इसको equation 1 कह दिया. Similarly, YA is equal to AY because Y is also in the normalizer. अब YA में क्या करो? लेफ्ट साइड पे Y इन्वर्स से बाइनरी ऑपरेट करो, तो ये पार्ट बन जाएगा Y इन्वर्स YA इक्वल टू, इसके लेफ्ट पे आ गया Y इन्वर्स और ये AY एज इट इज़. अब यहाँ पे देखो Y इन्वर्स और Y क्या हो जाएंगे? आइडेंटिटी. तो ये पार्ट रह जाएगा हमारा E टाइम्स A और यहाँ पर क्या आ गया? Y इन्वर्स AY. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? ये E A तो A बन गया. अब इसके राइट पे Y इन्वर्स से ऑपरेट कर दो, तो ये बन गया AY इन्वर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है Y इन्वर्स AY और इसके भी राइट पे मैंने Y इन्वर्स से ऑपरेट कर दिया, तो अगेन ये Y इन्वर्स आइडेंटिटी हो जाएगा. तो मेरे पास आ गया AY इन्वर्स इज इक्वल टू Y इन्वर्स E आया, बट E यहाँ पे करोगे तो आंसर A ही रहेगा. सो आई गेट AY इन्वर्स इज सेम एज Y इन्वर्स A. That means Y inverse commutes with A. That means Y inverse belongs to normalizer of A. Now look at X Y inverse A. इसमें से associative property लगाओ. ये Y inverse A वाला जो part है, यहाँ देखो what was Y inverse A? It was AY inverse. तो मैंने ये Y inverse A की जगह लिख दिया AY inverse by this equality 3. अब यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करके यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर लो, तो ये एक्स ए क्या है? यहाँ से देखो एक्स ए क्या है? ए एक्स बाई इक्वेशन 1. तो मैंने इसको ए एक्स लिख दिया और यहाँ पे वाई इन्वर्स था. सो सी व्हाट डू वी गेट? एक्स वाई इन्वर्स ए
इज इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है एक्स वाई इनवर्स ये ए के साथ कम्यूट कर रहा है। एक्स वाई इनवर्स ए के लेफ्ट पे करो या उसके राइट पे करो, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू द नॉर्मलाइजर। So we started with two elements x and y in the normalizer, and we have shown that x y inverse is also in the normalizer of A. That means it becomes a subgroup of G. Next we prove that if H and K are subgroups of finite group G and H is contained in K, then what was this? This was number of distinct right cosets of H in G is equal to number of distinct right cosets of K in G multiplied by number of distinct right cosets of H in K. Right? अब ये देखो ये चीज़ जो हमें दी हुई है, H and K are subgroups of G. That means H is contained in G and K is also contained in G. But we are also given that H is contained in K. So H is contained in K दिया हुआ है and K is contained in G क्यों होगा? Because K is a subgroup of G. Right? अब देखो सबग्रुप का मीनिंग क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि H and K are subgroups, that means they are subsets of G and they themselves are groups. Right? तो that means K अपने आप में एक ग्रुप है और यहाँ देखो H K में contained है. So H is contained in K and K is a group. So H can be considered a subgroup of K, right? So H can be considered a subgroup of K. अब लेग्रांजीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फाइनाइट ग्रुप है। अगर G फाइनाइट ग्रुप है तभी आप लेग्रांजीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो बाय लेग्रांजीज थ्योरम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G which is denoted by G is to H, ये किसके इक्वल था? इट वॉज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। अब क्या करो, मैंने ऑर्डर ऑफ G के डिनोमिनेटर में ऑर्डर ऑफ K लिखा है, मतलब ऑर्डर ऑफ K से डिवाइड किया और साइमल्टेनियसली ऑर्डर ऑफ K से मल्टीप्लाई किया। सो ये ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H इसके इक्वल आ रहा है, राइट? अब इसके ऊपर लेग्रांजीज थ्योरम लगाओ। G is to H is same as order of G divided by order of H. So order of G divided by order of K क्या बनेगा? By this part, this will be equal to G is to K. What is this? This is the number of right cosets of K in G. और order of K upon order of G क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो कंपेयर करो, this will be K is to H, which is the number of distinct right cosets of H in K, and hence this proves this theorem. Next, suppose H and K are finite subgroups of G and order of H and order of K are relatively prime. So हमें दिया हुआ है that H and K are finite subgroups of G और दोनों का जो ऑर्डर है वो relatively prime है। ठीक है, हो सकता है ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ K अपने आप में प्राइम नंबर ना हो, बट वो आपस में relatively प्राइम है। जैसे ये हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो 4 हो जाए और ऑर्डर ऑफ K 9 हो जाए। सो बोथ आर नॉट प्राइम नंबर्स बट दे आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब उनका आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब अगर दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो उनका GCD 1 है। ठीक है, और इस केस में हमें शो करना है कि H इंटरसेक्शन K में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, नाउ we know that if you have two subgroups the intersection is also a subgroup, right? So since H and K are subgroups of G, so H intersection K is also a subgroup of G. Okay, and H intersection K is contained in H, H intersection K is contained in K, right? अब H अपने आप में एक ग्रुप है और H इंटरसेक्शन K इसमें कंटेन्ड है, तो ये इसका सब ग्रुप बन गया। इसी तरह K अपने आप में एक ग्रुप है और H इंटरसेक्शन K इसमें कंटेन्ड है, दैट मीन्स H इंटरसेक्शन K इसका भी सब ग्रुप बन गया। सो H इंटरसेक्शन K इज़ नॉट ओनली अ सब ग्रुप ऑफ G, इट इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ H, इट इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ K, राइट? सो लेग्रांजीज थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास H G का सब ग्रुप है तो क्या होता है?
order of H divides order of G. Remember this happens only for finite groups. और अभी अभी हमने कहा कि H intersection K is a subgroup of H. तो यही वाली थ्योरम लगाओ, अगर H intersection K H का सबग्रुप है तो क्या होगा, इसका ऑर्डर H के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. सो ऑर्डर ऑफ H intersection K divides order of H. Similarly, H intersection K is a subgroup of K also. So फिर से Lagrange's theorem लगाओ, तो order of H intersection K will divide order of K also, right? अब ये देखो एक नंबर है जो ऑर्डर ऑफ H को भी डिवाइड कर रहा है, सेम नंबर ऑर्डर ऑफ K को भी डिवाइड कर रहा है. तो ये जो नंबर है वो इन दोनों नंबर्स के GCD को भी डिवाइड करेगा, राइट? सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K विल डिवाइड, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑर्डर ऑफ H कॉमा ऑर्डर ऑफ K, ये क्या है, दिस इज GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ K. बट वी आर गिवन दैट ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ K आर रिलेटिवली प्राइम, तो उनका GCD क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. दैट मीन्स दिस नंबर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K इज़ 1. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड्स 1, राइट? तो एक मेरे पास नेचुरल नंबर है जो 1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर क्या बन सकता है, इट कैन ओनली बी 1. सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K हैज़ टू बी एग्जैक्टली 1, राइट? तो H इंटरसेक्शन K में सिर्फ एक एलिमेंट है और हमें पता है कि H इंटरसेक्शन K जो होता है वो एक सब ग्रुप है, राइट? किसका, H का, K का, G का, सभी का एक सब ग्रुप है. तो सब ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट होता है जो कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट. दैट मीन्स H इंटरसेक्शन K कंसिस्ट्स ऑफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट. नेक्स्ट वी प्रूव, दिस इज अ क्वेश्चन, इट सेज फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ 2Z इन Z, राइट? अच्छा, अब देखो कोसेट्स क्या थे, लेट मी रिवाइज. इफ H वॉज अ सब ग्रुप देन H A वेयर A इज इन G. इस टाइप के जो सेट्स थे उनको हमने राइट कोसेट्स कहा था, राइट? और अगर एडिशन हो रहा था तो H प्लस A करते थे. 2Z में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. Z में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऑल इंटीजर्स, ठीक है? तो 2Z जो है Z का सब ग्रुप है. अब इसके कोसेट्स कैसे होंगे, 2Z प्लस A टाइप के कोसेट्स होंगे, राइट? अच्छा, जब मैंने 2Z में 0 ऐड किया तो वो 2Z बन जाएगा. 2Z में 1 ऐड करो तो 2Z प्लस 1 आ गया. 2Z में 2 ऐड करो तो वो वापस से 2Z हो जाएगा. क्यों, बिकॉज 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सॉरी 2 इज़ एन इवन नंबर. सो 2 बिलोंग्स टू 2Z. और हमने एक थ्योरम की थी कि HA इज़ सेम एज H इफ़ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H. तो इस केस में ये A जो है हमारा इस H में है, तो जब 2Z में आप 2 ऐड करोगे तो वापस से आपको ये देखो बाय दिस प्रॉपर्टी ये फिर से आपको 2Z मिल जाएगा. इसी तरह से अगर आप 2Z प्लस 3 करोगे तो 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 1, और अभी अभी ऊपर शो किया था ये जो 2Z प्लस 2 पार्ट है ये 2Z बन गया, तो प्लस 1 रह जाएगा. दैट मीन्स जो राइट कोसेट होगा, अगर 2Z प्लस n ले रहे हो तो वो फिर से 2Z कब होगा, इफ़ n इज़ even, बिकॉज इफ़ n इज़ even देन इट बिलोंग्स टू 2Z ओनली. तो ये हमारा 2Z में ही हो जाएगा अगर n even है. तो अगर आपका एलिमेंट H में होता है तो HA इक्वल टू H हो जाता है. सो इस केस में 2Z प्लस n क्या होगा, 2Z हो जाएगा. कब, जब n even है. When n is odd, you can write n as 2m plus 1, an even number plus 1. So 2Z plus n क्या बन जाएगा, 2Z plus 2m plus 1. यहाँ से मैंने लिख दी वैल्यू 2m plus 1. अब ये पार्ट अभी अभी मैंने ऊपर कहा था 2Z plus 2m क्या हो जाएगा, 2Z हो जाएगा plus 1. दैट मीन्स जब हमारा n ऑड है तो 2Z plus n क्या बन गया, 2Z plus 1 बन गया. सो हमारे पास सिर्फ 2 ही राइट कोसेट्स आएंगे, ठीक है? ओनली 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स. कौन से, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट का फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि ये जो Z है ये अबेलियन है,
है ना, अंडर एडिशन, इवन अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो ये ग्रुप ही नहीं है ना. सो अंडर एडिशन ये अबीलियन है, तो z 2z प्लस एक 1 करो या 1 प्लस 2z करो, एक ही बात है. सो वी हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट कोसेट्स विच आर 2z एंड 2z प्लस 1. नेक्स्ट थ्योरम, सपोज h and k are two subgroups of G, show that this coset h intersection kc is same as hc intersection kc. तो हमने दो सब ग्रुप दिए हुए हैं h और k, तो h इंटरसेक्शन k भी एक सब ग्रुप है, उसके साथ मैंने राइट पे c से ऑपरेट किया, तो ये एक राइट कोसेट बन गया किसका, h इंटरसेक्शन k का. हमें शो करना है कि ये वाला जो सेट है ये hc इंटरसेक्शन kc इस सेट के इक्वल है. अब जब भी हम दो सेट्स को इक्वल शो करते हैं ना, इफ़ आई वांट टू शो दैट सेट A इज़ इक्वल टू सेट B, तो हमारा हमेशा कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं शो कर दूंगी A इज़ कंटेन्ड इन B, फिर शो कर दूंगी B इज़ कंटेन्ड इन A, तो क्या हो जाएगा, A सेट विल बी इक्वल टू सेट B. नाउ हाउ डू आई शो दैट A इज़ कंटेन्ड इन B? आई विल स्टार्ट विद एन एलिमेंट इन A and show that it is in B. So every element of A is in B will imply that A is contained in B. So I start with an element PC which is in H intersection K times C. ठीक है. So what is P? P is here. Okay, that means P belongs to H intersection K. That means P belongs to H as well as P belongs to K. So अगर P H में है तो PC कहाँ होगा, HC इसके राइट कोसेट में हो जाएगा. ऐसे ही P K में है तो PC कहाँ होगा, it will be in KC. That means PC is in HC, it is also in KC. That means it is in the intersection of HC and KC. So अब 1 और 2 देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया. I took an arbitrary element of H intersection KC and I have shown that this element is in HC intersection KC. That means I took any element here. So every element here is here. That means this set is contained in this set. So H intersection KC is contained in HC intersection KC. Conversely, take an element X in HC intersection KC. That means X is in HC, it is also in KC. So यहाँ का एलिमेंट कैसा होता है, any element in HC is of the type small h into C. So this X must be equal to some h into C, where what is h? H is an element of this subgroup H. Similarly, since K is in KC, so this must be equal to some element small k into C, where this small k is in capital K. सो अब इन दोनों को इक्वल, ये दोनों देखो लेफ्ट साइड इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई. सो x इज इक्वल टू एच सी इज इक्वल टू के सी. तो अब राइट कैंसिलेशन लगा दो, राइट कैंसिलेशन से c कैंसिल हो जाएगा. सो यू गेट h इज इक्वल टू k. सो h था हमारा h में, k था कैपिटल K में, और अब हमने शो कर दिया दोनों इक्वल हैं. दैट मीन्स दे आर इन दी इंटरसेक्शन. सो h इज इक्वल टू k इज इन दी इंटरसेक्शन. Hence x which was HC is in the intersection times C. So HC which is KC which is X is in H intersection K times C. So अब देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. We started with X which is an arbitrary element of HC intersection KC and we have shown that it belongs to H intersection KC. That means this set is contained in this set. So HC intersection KC is contained in